सी हमारी कहानी रही। बोले मालिक क्या हुआ? अरे मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। यहां पर जो फॉर्म का नाम होगा वो फॉर्म होगा हमारा PAS, पास। बोले मालिक ये तो वो वाला पास है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अबे नालायक, सीए इंटरमीडिएट में जब तुम क्लासेस करते हो, क्लासेस तुमको सपने दिखाती है, और जिस दिन तुम रोल नंबर डालकर CRO डालकर एंटर दबाते हो ICAI.result.nic पर जाकर, उस दिन तुमको रियलिटी सामने आती है। ठीक है, मतलब क्लासेस करने के दौरान तुम सपने देखते हो, और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन रियलिटी। बोले हाँ मालिक बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कि बोले जनवरी हमें सपने दिखाती है और दिसंबर हमें रियलिटी। अबे बस भाई, तुम्हें इतनी भी साइकोलॉजिकल फैक्टर पे नहीं जाना है है ना। तो यहां पर इस तरीके का डिस्कशन हम लोग यहां पर करने वाले। बोले ठीक है मालिक, चलो हम आपकी बात को समझ भी गए। तो यहां पर क्या क्या होने वाला है पहले एक बार फटाफट से देख लो। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से, सुंदर तरीके से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, सबसे पहले यहां पर फोकस करना है, इवन तो यदि तुम लोग भी, हाँ ठीक है चैतन्य भाई, यहां पर तुम लोग भी इवन चाहो तो इस तरीके से चैप्टर की हेडिंग वेडिंग बढ़िया सुंदर अक्षरों में डाल सकते हो, है ना। चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करके चैप्टर है ना। 4-6 नंबर का वेटेज है, मॉडरेट लेवल है, 23 से लगाकर 42 सेक्शन तक हमको पढ़ना है। और यहां पर एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे पास फॉर्म, PAS पास फॉर्म। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर है कि प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या? तो बेटा जी मैं आपको बताता हूं ये प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70। कितने बच्चों को याद है प्रोस्पेक्टस का सेक्शन? दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70। और बेटा जी जो हमारा 2 क्लॉज 70 जो सेक्शन होता है ना, वो डिफाइन करता है हमारे प्रोस्पेक्टस को। किसको डिफाइन करता है? प्रोस्पेक्टस को। और ध्यान से सुनना मालिक, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है वो क्लियर इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स मनी इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स रेड हीरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है एंड इफ एनी नोटिफिकेशन सर्कुलर डॉक्यूमेंट्स which is issued from the point of view of securing money from the outside the public is known as prospectus। उसको भी हम लोग किसका नाम दे देते हैं पता है आपको? प्रोस्पेक्टस का नाम दे देते हैं। जैसे हुआ ऐसा मालिक कि आपने ये पेपर इशू कर दिया, और इस पेपर के ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये प्रोस्पेक्टस है। इस पेपर के ऊपर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है मालिक कि ये प्रोस्पेक्टस है, बट फिर भी आपने क्या कर दिया? इसको इशू कर दिया। लेकिन अंदर क्या लिखा हुआ था कि कोई कंपनी अपनी इशू करके आपसे ले लेगी पैसा। तो बेटा जी कंपनी ने क्या किया? पब्लिक से पैसा ले लिया ये पेपर को इशू करके। आपको पता है भले इसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ नहीं है, इसके ऊपर भले टाइटल लिखा हुआ नहीं है, और फिर भी हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे पता है? प्रोस्पेक्टस का नाम दे देंगे। हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे आपको पता है? प्रोस्पेक्टस का नाम दे देंगे। आपको पता है बाहर वाले लोग, लॉ मेकर, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट अथॉरिटी के लोग देखकर इसको बोलेंगे इस पेपर को क्या नाम दूं? बेटा उधर से लॉ मेकर की तरफ से सेक्शन नंबर 270 में आवाज आएगी प्रोस्पेक्टस 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 प्रोस्पेक्टस, है ना। मतलब लोग देखकर बोल रहे इस पेपर को क्या नाम दूं? तो उधर से आवाज आ जाएगी बेटा इसको प्रोस्पेक्टस ही बोल दो। तो बोले कौन से सेक्शन में प्रोस्पेक्टस बोलेंगे? बोलेंगे काहे टेंशन लेते हो आप, सेक्शन नंबर 270 में हम लोग इसको क्या बोल देंगे? प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है कि मालिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस इज अ ऑफर डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है मालिक? अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, और सिक्योरिटीज को इशू करके वो लोगों से क्या करती है? फंड रेज करती है। उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं मालिक जी? उसको हम लोग यहां पर प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं।
है, यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बोले यस मालिक, हमको ये पता है, हमको ये पता है कि इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल होती है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल होती है, तो इधर ध्यान से देखो। प्रोस्पेक्टस में जो डिटेल होती है ना, वो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, लीगल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, स्टैट्यूटरी लीगल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है। ओके, अभी नोट डाउन नहीं करना है ना, दिस इज नो नोटिंग जोन, दिस इज नो नोटिंग जोन, अभी इसको नोट नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको अभी नोट नहीं करना है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है साहब ध्यान से देखना, यहां पर हम लोगों को केवल और केवल प्रोस्पेक्टस उससे रिलेटेड बातें नहीं करनी है, हमको यहां पर उससे रिलेटेड है ना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी पढ़ना है, हमको उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ना है। ठीक है, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा तुमको कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी बातें हम लोग यहां पर करने वाले हैं। वो सारी की सारी बातें बेटा जी हम लोग यहां पर करने वाले हैं एकदम प्रॉपर तरीके से। बोले ठीक है मालिक, हमको ये बात समझ में आ जाती है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बस आप। हाँ ठीक है, चलो 1 मिनट रुकिए। बोले मालिक हम कहा जा रहे हैं, आप सुनना ध्यान से। हम लोग यहां पर प्रोस्पेक्टस को क्या नाम देते हैं? बोले रब्बा मेरे रब, अबे नालायक, हम लोग यहां पर प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं इट इज अ ऑफर डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा जी हम लोग प्रोस्पेक्टस को यहां पर? ऑफर डॉक्यूमेंट्स का नाम देते हैं प्रोस्पेक्टस को। किसका नाम देते हैं प्रोस्पेक्टस को? बोले प्योरली प्योरली ऑफर डॉक्यूमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसको ऑफर डॉक्यूमेंट्स का नाम देते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस को। और जब हम लोग प्रोस्पेक्टस को ऑफर डॉक्यूमेंट्स का नाम देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि साहब दो चीजों के लिए, एक तो कंपनी का होता है आईपीओ और आईपीओ आने के बाद होता है कंपनी का एफपीओ। देखना हम लोग यहां पर थोड़ी बहुत शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें भी करेंगे, है ना। मैं आपको थोड़े से चार्ट वार्ट देखना भी सिखाऊंगा, यहां पर थोड़ी सी आप लोगों के साथ में मार्केट रिलेटेड डिस्कशन भी करूंगा। बोले यस मालिक, हमको फुल मजा आने वाला है, हमको बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों में। बट मालिक है ये बात कि हमको कोई बताता नहीं है यहाँ पर, हम हमारे साथ इस मैटर पे कोई अच्छे से बात नहीं करता है, जिस वजह से हम लोग ना यहाँ पर ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बट एक्चुअली वी वांट टू एक्सप्लोर इट। मैंने बोला ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने का ट्राई करूंगा। बोले ओके मालिक। तो बेटा एक होता है आईपीओ जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरा होता है एफपीओ जिसको हम लोग बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, जब भी कंपनी का नया नया साल होता है, पहली पहली बार होता है ना, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी कंपनी का नया नया साल होता है, पहली पहली बार होता है, तो बेटा कंपनी वहां पर क्या लाती है पता है? आईपीओ लाती है कंपनी वहां पर। और जब भी कंपनी का एक बार आईपीओ आ चुका होता है और जब भी कंपनी दूसरी बार कुछ लाती है ना, दूसरी बार कुछ लाती है, मतलब पहली बार आने के बाद सब्सिक्वेंटली यदि कुछ लाती है, तो उसको हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं बेटा जी? एफपीओ बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? एफपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी उसको हम लोग यहाँ पर? एफपीओ बोलते हैं, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मालिक ध्यान से, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू से। एक बार ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहा है। यहां पर मालिक हम लोग बात करते हैं प्रोस्पेक्टस। आपको पता है प्रोस्पेक्टस बेसिकली ये 3 और अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं। ये 3 और अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस यहां पर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला होता है बेटा आरएच प्रोस्पेक्टस, मतलब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर एक होता है बेटा जी अब्रीच प्रोस्पेक्टस। फिर एक होता है बेटा जी शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अभी सिर्फ सुनते हुए चलना, सिर्फ सुनते हुए चलना। ठीक है, एक होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, एक होता है अब्रीच प्रोस्पेक्टस, एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सिर्फ सुनते हुए चलना, लिखना कुछ भी नहीं है अभी आपको। ठीक है, बोले जी मालिक हम लोग अभी सुनते हुए चल रहे हैं, आप सुनाते चलो हम सुनते चलेंगे। ठीक है, फिर यहां पर देखिए ये सारे के सारे सेक्शंस की पूरी लिस्ट बनी हुई है। यदि आपको नोट डाउन करना है तो आप ये लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए, या मैं आपको इसकी जो भी राइटिंग कंटेंट होगा वो राइटिंग कंटेंट मैं आपको अलग से दे दूंगा। आप बाद में क्लास खत्म होने के बाद आराम से अपने घर पे बैठ के लिखते हुए चलना। हम लोग पहले क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, इसके सेक्शंस को डिस्कस कर लेंगे, और जो भी नोटिंग पार्ट होगा बेटा वो नोटिंग पार्ट आप आराम से घर पे कर लेना, है ना। मेरी ऐसी इच्छा है, मैं आपको पूरे प्रॉपर नोट्स भेज भी दूंगा इसके। ठीक है, बोले डन है मालिक। अब यहां पर ध्यान से देखना,
आंख और कान दोनों खुले रखना, ठीक है, आंख और कान दोनों खुले रखना, आंख और कान दोनों खुले रखना और ध्यान से देखना ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, बोले ओके मालिक, ओके मालिक, ओके मालिक, ओके। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज ये जो बोलना चाह रहा है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, बोले व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल प्रोस्पेक्टस, मतलब जो इशू भी प्रोस्पेक्टस के तरीके से किया जाता है और जिसके ऊपर नाम भी प्रोस्पेक्टस से लिखा जाता है, उसको हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं कि इट इज मालिक, इट इज अबाउट प्रोस्पेक्टस। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं मालिक, इट इज अबाउट प्रोस्पेक्टस, है ना, ध्यान से देखना, जिसके ऊपर नाम भी प्रोस्पेक्टस लिखा जाता है और बोला भी जिसको प्रोस्पेक्टस ही जाता है, उसको हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं, प्रोस्पेक्टस, है ना, उसको हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा प्रोस्पेक्टस का, लेकिन काम किसके जैसा कर रहा है बेटा जी, वो प्रोस्पेक्टस जैसा कर रहा है। काम किसके जैसा कर रहा है बेटा जी, वो प्रोस्पेक्टस जैसा कर रहा है काम, ठीक है, प्रोस्पेक्टस जैसा काम कर रहा है, वो लिखा हुआ नहीं है कि क्या है, पर काम किसके जैसा कर रहा है बेटा जी, प्रोस्पेक्टस जैसा काम कर रहा है, प्रोस्पेक्टस जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यहां पर बोल देंगे मालिक डीम्ड प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस बोल देंगे बेटा जी, इसको हम लोग यहां पर डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे, ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। तो एक होता है जनरल प्रोस्पेक्टस जिसके ऊपर क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोस्पेक्टस, एंड दूसरा होता है बेटा जी डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, ओनली पब्लिक कंपनी बट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनी। क्योंकि ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती है, इसलिए प्राइवेट कंपनी को बोले प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाउएवर यदि वो चाहती है कि बनाना तो बना ले भाई, सबके अपने अपने शौक होते। लेकिन हाँ, पब्लिक कंपनी जब भी किसी को अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफर करेगी, जब भी किसी को अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफर करेगी, तो मालिक उनको अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाकर देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाकर देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाकर क्या करना पड़ेगा मालिक, देना पड़ेगा, है ना, प्रोस्पेक्टस बनाकर देना पड़ेगा, ठीक है। बोले डन मालिक, ये बात हमको समझ में आ जाती है यहां पर, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, एनी डिस्क्राइब, एनी डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड और इशू एज एन प्रोस्पेक्टस इंक्लूड, किसको इंक्लूड कर रहा है बेटा, ये किसको इंक्लूड करना है, ठीक है, किसको इंक्लूड करना है भाई, किसको इंक्लूड, सेक्शन नंबर 31, 32 एंड 21, ठीक है, सेक्शन नंबर 31, 32 एंड 21, ठीक है, किसको इंक्लूड करना है बेटा जी, सेक्शन नंबर 31, 32 एंड 21 को इंक्लूड करना है। तो सेक्शन नंबर 31 इज अबाउट शेल प्रोस्पेक्टस, 32 इज अबाउट रेड हीरिंग प्रोस्पेक्टस, 21 इज अबाउट अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस की बात कर रहा है, ठीक है, अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस की बात करना है, ठीक है, अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस की बात करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी देखो क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोस्पेक्टस जनरल भी होता है, डीम्ड भी होता है। डीम्ड को हम लोग कहां पे पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन नंबर 25 में पढ़ने वाले, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड होता है, बोले एनी डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब एंड इश्यूज एज एन प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स, सेक्शन नंबर 31, 32, 33। 31 में क्या आएगा, शेल प्रोस्पेक्टस, 32 में क्या आएगा, रेड हीरिंग प्रोस्पेक्टस, एंड 21 में क्या आएगा बेटा जी, यहां पर अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस आएगा। किसकी बात होगी यहां पर, अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस की बात होगी। प्लस ध्यान से देखना, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्राइब और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओ भाई साहब, क्या क्लियर क्लियर और कितनी सुंदर बातें ये बोल रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी एम्बिग्विटी और प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पर इन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स मालिक जिसके थ्रू क्या हो रहा है, कोई कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करवाया जा रहा है, उसको भी हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, उसको भी हम लोग यहां पर प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। तो बोले इन शॉर्ट क्रक्स क्या निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना। यदि आपने ये एक बार समझ लिया, उसके बाद में आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। बोले जी ओके बाबा बंगाली, जब मैंने बोला नालायक, मैं कोई बाबा बंगाली थोड़ी ना हूं। अब क्रक्स क्या निकला, एनी डॉक्यूमेंट्स, any notice, document, circular, advertisement to subscribe shares or to purchase securities by public company is known as prospectus। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, prospectus बोल देंगे। और देखो इन्होंने क्या बोला है, prospectus is only invitation to offer, ठीक है। और ये किसको दिया जाता है बेटा जी, केवल और केवल जनरल पब्लिक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बेटा जी, ये जनरल पब्लिक को दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है मैटर इन प्रोस्पेक्टस, तो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, एक स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन होती है, और एक यहाँ पर इन्होंने बोला है
एक यहां पर इन्होंने बोला है कि इसके अंदर स्टैट्यूटरी एंड लीगल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, बोले डन है मालिक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नाउ अंडरस्टैंड दिस इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको यहां पर एक चीज समझ में आ गई होगी कि यदि किसी भी चीज को इश्यू कर कंपनी में यदि पैसा आ रहा है, और ये किसको इश्यू किया जा रहा है बेटा जी, पब्लिक को इश्यू किया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। इसको हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। इसको हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग ओवर हियर कि प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर। ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है और ये ऑफर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहां पर ऐसा डिस्कशन कर लेते। चलो, सबसे पहले मैं यहां पर एक स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेता हूं, हमारा सीए इंटर लॉ न्यू सिलेबस ऐसा करके डाउनलोड कर लेता हूं, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे यार, क्लास में खत्म कर देंगे, काहे टेंशन लेते हो। तेरी बातों ने समझा दिया। चलो मालिक, ये देखो यहां पर एक चैप्टर का ओवरव्यू, और ये जो पर्टिकुलर हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है, ये हमें क्या और किस तरीके की बातें कर रहा है, यहां पर हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अजीज भाई कुछ नहीं यार, वो तो पता नहीं, वो डांस जैसा गजब गजब करते हैं, वो पता नहीं क्या स्टेप है यार, क्या फ्री स्टेप करी है उसने शाहिद कपूर ने, तेरी बातों ने ऐसे पता नहीं क्या क्या तो भी स्टेप करी है लिटरली, मतलब हेड्स ऑफ टू एस्केप, है ना। गजब की स्टेप से, गजब की स्टेप से। चलो सर, नहीं मुझे नहीं आती है नालायक, बोले दिखा दो एक बार कैसी स्टेप से। नालायक, तुमने मुझे इस चीज की फीस दी है या लॉ पढ़ने की फीस दी है? बोले मालिक पढ़ाई के साथ साथ यदि, है ना, एंटरटेनमेंट भी हो जाए तो उसमें और क्या खराबी। पढ़ो इधर ध्यान से। नाउ दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नालायक अंश जैन, पहला पब्लिक ऑफर, यानी कि 43 से लगाकर 41, 23 से लगाकर 41 तक की बात होगी, और एक लास्ट में एक सेक्शन होगा प्राइवेट प्लेसमेंट। आपको बताए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताए ये जो अभी मई 2023 का एग्जाम हुआ था, नहीं नवंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें बताए इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में यहां से, ठीक है। नाउ पब्लिक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, सब चीजें हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई साहब, अब देखो यहां पे पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट की बात बाद में करेंगे बेटा, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट जो डिस्कस होता है वो डिस्कस होता है सेक्शन नंबर 41 में, आई थिंक सो 41 में डिस्कस होता है, हाँ 41 में डिस्कस होगा। पीपी मतलब 41। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट 42 है बेटा, 41 तो जीडीआर है, प्राइवेट प्लेसमेंट 42 है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, प्राइवेट प्लेसमेंट 42 है। चलो अब बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले सेक्शन नंबर 23 हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां पर कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा जी, सेक्शन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, 23 नॉट 23। नया मॉडर्न एरा सेज इट इज 23 सेक्शन है।
और जो 23 सेक्शन है वो 23 सेक्शन क्या बोलता है? एज पर सेक्शन नंबर 23(1) अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज किसको इशू कर सकती है बेटा जी? पब्लिक ऑफर के थ्रू इशू कर सकती है। इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा जी। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इवन ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इश्यूज भी कर सकती है। यस मालिक, आई एम बैक। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को बात करनी है। देखो, मैं इसका एक मास्टर चार्ट दिखाऊंगा आपको आगे। इस मास्टर चार्ट में हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे यहां पर कि अल्टीमेटली ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखो, सबसे पहली चीज ये है हमारे लिए मास्टर चार्ट। दिस इज मास्टर चार्ट फॉर अस, दिस इज मास्टर चार्ट। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है? सबसे पहली चीज, एक तरफ लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी और दूसरी तरफ लिखा हुआ है बेटा जी प्राइवेट कंपनी। बेटा बहुत ध्यान से देखना, नजरें गड़ाकर। क्या पब्लिक कंपनी, आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस, ओ माय गॉड, अब ये ओएफएस कौन सी चीज आ गई? तो यहां पर एक बार ध्यान से देखना, ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ओएफएस का मतलब क्या होता है बेटा जी? ऑफर फॉर सेल होता है। ठीक है, ओएफएस क्या होता है बेटा जी? इट इज ऑफर फॉर सेल। ये ऑफर फॉर सेल होता है। क्या होगा ऑफर फॉर सेल का एग्जैक्ट मीनिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले यहां पर समझिए। पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस, क्या पब्लिक कंपनी कर सकती है? बोले बिल्कुल कर सकती है मालिक। इनका काम ही तो यही है कि लोगों को दे देकर लोगों से लेना, मतलब लोगों को अपनी सिक्योरिटीज इशू कर करके लोगों से भर पल्ले पैसे लेना। इनका काम यही तो है बेटा पब्लिक कंपनी का। ठीक है, पब्लिक कंपनी का काम यही है। बोले ओके मालिक, ओके मालिक, ओके मालिक, ओके। एक बात बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशू कर सकती है क्या? बोले मालिक नेवर एवर इट वुड बी पॉसिबल।
ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है हमने, मालिक इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बोले डन है मालिक, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी इस कॉन्सेप्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा, क्या बेटा ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं? तो अभी अपन को प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता है ना, तो अपन बोल देंगे हाँ कर सकते हैं। अपने को प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता है ना बेटा, तो अपन बोल सकते हैं हाँ कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को प्राइवेटली ऑफर देना। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा जी, किसी को प्राइवेटली ऑफर देना। आपने किसी को प्राइवेटली ऑफर दे दिया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं मालिक, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या राइट इशू बोनस इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मालिक, इनका तो काम ही राइट इशू बोनस इशू करना, कोई दिक्कत थोड़ी ना इनको। ठीक है, और कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस, मालिक प्राइवेट कंपनी को कभी भी करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनी को कभी भी करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ ऐसी पब्लिक कंपनी बेटा जी जो लिस्टेड नेचर की होती है, ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नेचर की होती है, ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नेचर की होती है, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेबी का कंप्लायंस करना पड़ेगा, सेबी का कंप्लायंस करना पड़ेगा, उसको सेबी का कंप्लायंस करना पड़ेगा। बोले डन है मालिक। चलो, तो अब देखो बेटा, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या बना? अल्टीमेटली कंक्लूजन ये बना, अभी एकदम बेसिक ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। और इशू ऑफ सिक्योरिटीज में एक कंपनी है पब्लिक कंपनी, और एक कंपनी बेटा जी हमारी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, दो तरीके की बात हो रही है यहाँ पर, एक है पब्लिक कंपनी और एक कौन सी कंपनी बेटा जी, प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके आईपीओ एफपीओ ओएफएस ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, राइट इशू हो सकता है, बोनस भी ला सकते हैं। प्राइवेट कंपनी केवल और केवल प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट और बोनस कर सकती है, इसके अलावा वो दूसरी किसी भी टाइप की, ठीक है, किसी भी टाइप की, किसी भी टाइप की यहां पर दूसरी जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब वो इशू वगैरह नहीं ला सकते, किसी भी टाइप का कोई भी इशू नहीं ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी इशू नहीं ला सकते। ठीक है, बोले ओके मालिक डन है, ये बात हमको यहां तक समझ में आ गई है। फिर अब यहां पर एक बेहतरीन डेफिनेशन देकर रखी हुई है बेटा जी आपको, और वो डेफिनेशन देकर रखी हुई है सिक्योरिटी की। और देखो यहां पर हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा मालिक यहां पर। और कैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा समझते हैं पहले, यहां पर ध्यान से देखना आप लोग। यहां पर सिक्योरिटी का सेक्शन देके रखा है कंपनीज एक्ट 2013 में बेटा जी 281। कौन सा सेक्शन देके रखा है? 281। मतलब डिफाइन किया गया है सिक्योरिटीज को अंडर सेक्शन नंबर 281 में। पर मैं आपको एक बात बोलूं क्या, 281 में आगे आने के बाद इन्होंने क्या बोला, बोले सिक्योरिटी का वही मीनिंग है जो मेंशन किया गया है 2H ऑफ सकरा, 2H ऑफ सकरा 1956। अब आपको पता है लॉ की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? लॉ की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है ऑडी अल्त्रिम पात्रिम, है ना? क्या बोला जाता है बेटा जी इसको? ऑडी अल्त्रिम पात्रिम। क्या बोला जाता है? ऑडी अल्त्रिम पात्रिम। बोले मालिक वो ऑडी कौन सी, गाड़ी चलाने वाली ऑडी? अरे मैंने बोला ढक्कन हो, ऑडी अल्त्रिम पात्रिम इज अ लैटिन वर्ड। हाँ, ऑडी अल्त्रिम पात्रिम इज अ लैटिन वर्ड, इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि साहब आपको ये जो पर्टिकुलर्स डेफिनेशन है, पर्टिकुलर डेफिनेशन आपके एक्ट में गिवन नहीं थी, आपने किसी और का रेफरेंस लिया, तो इसलिए हम लोग इसको यहां पर क्या बोलते हैं? ऑदी अल्त्रिम पात्रिम बोलते हैं। ऑदी अल्त्रिम पात्रिम बोलते हैं। ठीक है, बोले डन है मालिक। तो ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन एक बार हमारी क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, और सिक्योरिटी की डेफिनेशन को पढ़ने के साथ साथ अभी यहां पर इनको ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये एक बार रीड कर लेना है, ये एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, ये एक बार रीड करना है, और ये जो एमसीक्यू है बेटा जी, एमसीक्यू भी आपको सॉल्व कर लेना है। चलो एक बार ये पॉइंट नंबर 2 का पूरा की पूरा ये हेडिंग पढ़ो, और हेडिंग पढ़ के इसको समअप करो, और मुझे बताओ कि आपको ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आता है क्या? फिर उसके बाद में और आगे बढ़ूंगा, है ना? एकदम सिंपल पार्ट है, सिर्फ सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है, वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है आपको। बुलेट डन है मालिक।
हाँ जी, 3.5 वाला कंटेंट भी रीड करना है, पूरी फुल डेफिनेशन रीड करनी है। ओके भूमिका जी। चलो, मेरे पास काफी सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो है वो मुझे बोल रहे हैं कि मालिक उन्होंने इसको रीड कर लिया है, और जब उन्होंने इसको रीड कर लिया है तो बोले मालिक बात यहां पर यही आई है कि साहब प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती है, तो जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती है तो प्रोस्पेक्टस बनाने का देयर इज नो यूज ऑफ इट, कोई यूज ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस बनाने का। बट ठीक है, शौक बड़ी चीज है, सब लोग अपने अपने शौक की खातिर क्या कर लेते हैं, वहां पे प्रोस्पेक्टस बना लेते हैं। ठीक है, सब लोग अपने अपने शौक की खातिर क्या करते हैं मालिक, प्रोस्पेक्टस बना लेते हैं, तो ये भी बना सकते हैं। बट मालिक पब्लिक कंपनी जब भी पब्लिक को कुछ भी ऑफर करेगी तो उसको प्रोस्पेक्टस जो है वो बनाना ही पड़ेगा। नाउ यहां पर ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन थी, बड़ी खतरनाक डेफिनेशन दी होगी। आप लोगों ने जब इस डेफिनेशन को पढ़ा होगा तो आप लोगों को भी बड़े खतरनाक सी चीजें प्रतीत हुई होगी यहां पर, कि बोले अरे मालिक 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसी डेफिनेशन दे दी इन्होंने। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला, सिक्योरिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। अच्छा, सिक्योरिटी की डेफिनेशन कहां पे देके रखी है, 281। बट क्या 281 में एग्जैक्ट डेफिनेशन देके रखी है क्या, नहीं, उन्होंने भी किसी की डेफिनेशन चुराई है। किसकी डेफिनेशन चुराई है, इसने चुराई है बेटा जी 2H की। आपको तो इसको बोला जाता है साइटेशन। सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 28 ऑफ आईओएस, सॉरी ऑफ जीसीए। क्या आपने बेटा वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था साइटेशन। अरे याद करो लाला, मैं आपको यहां पर कनेक्टिविटी दिला रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते थे साइटेशन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोले यस मालिक हमने साइटेशन वर्ड सुना था, और जो साइटेशन वर्ड सुना था वो साइटेशन वर्ड का ही मतलब है टू रेफरेंस, रेफरेंस लेना। और देखो यहां पर क्या हुआ, 281 में बोले सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ने गए उन्होंने क्या बोला, बोले ये तो 2H में लिखी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2H को रेफर करना पड़ेगा। किसके 2H को रेफर करना पड़ेगा बेटा जी, सकरा के 2H को रेफर करना पड़ेगा। किसके 2H को रेफर करना पड़ेगा बेटा जी, सकरा के 2H को रेफर करना पड़ेगा। बोले ओके मालिक, हमको यहां पर एक प्रॉपर डिस्कशन समझ में आया।
कि इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं मालिक, इसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं रेफरेंस टू अदर लॉ। इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं बेटा जी, रेफरेंस टू अदर लॉ बोलते हैं, रेफरेंस टू अदर लॉ बोलते हैं। बोले ठीक बा मालिक, ठीक बा, ठीक बात है मालिक, ठीक बात है मालिक, हमको एक बात यहां पर समझ में आ गई। इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, रेफरेंस टू अदर लॉ। और अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज और लाइक नेचर इन और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, डेरिवेटिव्स, बेटा डेरिवेटिव के यहां पर लिख लेना, whose value is determined on the basis of some other अंडरलाइंग एसेट्स। मैं एक बार वापस से डिक्टेट भी कर दूंगा कि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है। डेरिवेटिव के ब्रैकेट में लिख लो बेटा जी आप, whose value is determined on the basis of some other underlying assets, whose value is determined on the basis of some other underlying assets, some other underlying assets। अंडरलाइंग, अंडरलाइंग की करेक्ट स्पेलिंग भी लिख देता हूं मैं, ये हो गया हमारा अंडर और ये हो गया बेटा जी हमारा लाइन, सम अनदर अंडरलाइंग एसेट्स, है ना। मतलब बेटा जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू कहां से डिराइव होती है, किसी दूसरी एसेट्स के वैल्यूएशन से, किसी दूसरे की वैल्यू पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे दूसरे की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे इसकी भी वैल्यू चेंज होती जाती है। इसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं बेटा जी, अंडरलाइंग एसेट्स बोलते हैं। इसको हम लोग यहां पर फिर क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स बोलते हैं। बोले ठीक है मालिक, हमको ये बात यहां पर समझ में आ गई कि इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, अंडरलाइंग एसेट्स बोलेंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव। बेटा स्क्रिप्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर स्कीम के तहत यदि कुछ परचेस किया है तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सिक्योरिटीज रिसीव्ड एज डिफाइंड इन क्लॉज ZG ऑफ सेक्शन नंबर 2 ऑफ सरफेसी, सरफेसी, ये एक ऐसा एक्ट होता है बेटा, ये सरफेसी करके एक एक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेसी, है ना। ये एक एक्ट होता है बेटा। तो इसके अंदर जिसको मेंशन करके रखा है उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, सिक्योरिटीज बोल देंगे। और आगे इन्होंने क्या बोला है, यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड टू द इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यदि म्यूचुअल फंड स्कीम में भी आपने यदि किसी इन्वेस्टर को कुछ इशू करके रखा हुआ है बेटा जी, तो भी हम लोग उसको यहाँ पर क्या बोल देंगे, उसको हम लोग यहाँ पर बोल देंगे बेटा जी इट इज अ सिक्योरिटी। फर्दर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देके रखा हुआ है, एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप मॉर्गेज क्रिएट कर रहे हो, कोई एंटिटी लोन देने लेने का काम करती है, तो बेटा जी उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पर बोल देंगे बेटा जी सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑल्सो एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इसको सिक्योरिटी का नाम देना है बेटा, तो हम इसको सिक्योरिटी का नाम दे देंगे। और राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी बोल देंगे। ठीक है, आपको ये एडीआर और जीडीआर समझ में आया होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एडीआर और जीडीआर। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। प्लस गवर्नमेंट के पास पावर होती है, गवर्नमेंट चाहे तो जिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी को चाहे उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी को क्या कर सकती है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, बुलेट डालने वाली की ये बात भी हमको समझ में आती है। ठीक है, चलो आगे यहां पर ये क्या बोलना चाह रहा है, आगे यहां पर ये बोलना चाह रहा है बेटा जी, एमसीक्यू दिया था, ये एमसीक्यू भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो अब मैं आपको ना सबसे पहले यहां पर बताता हूं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैं यहां पर आपको बताता हूं बेटा जी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस।
कि ये टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है और ये किस तरीके से हमारे लिए काम करने वाले हैं। मैं सबसे पहली बात करता हूं बेटा आप लोगों के साथ में शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, आपको बिल्कुल भी कुछ भी लिखना करना नहीं है, सिर्फ बात समझना है, ठीक है। ध्यान से देखना, व्हाट एक्चुअली और एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बेटा देखो नाम से ही क्लियर है, शेल्फ 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 मतलब जो शेल्फ में रख दिया जाता है, जो कहीं पर रख दिया जाता है, तो उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं पता है? उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अरे यार शेल्फ मतलब होती है कबड़, तो जिस प्रोस्पेक्टस को कबड़ में, अबे कबाड़ी नहीं ढूंढू, कबड़ में है ना, जिस प्रोस्पेक्टस को बेटा जी कबड़ में रख दिया जाता है, उस प्रोस्पेक्टस को हम लोग यहां पर कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। उस प्रोस्पेक्टस को हम लोग यहां पर कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो बेटा शेल्फ प्रोस्पेक्टस हम लोग यहां पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे प्रोस्पेक्टस को हमको क्या करना पड़ता है? संभाल कर रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे प्रोस्पेक्टस को बेटा जी हमको क्या करके रखना पड़ता है? बेटा जी संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे प्रोस्पेक्टस को हमको क्या करके रखना पड़ता है? बेटा जी संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऐसे प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब सुनो ना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्यों आपको पता है? प्रोस्पेक्टस बनाना है ना, इधर ध्यान से सुनना बेटा, आपको पता है प्रोस्पेक्टस बनाना, प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल डालना, प्रोस्पेक्टस को बनाना, प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल डालना, डिटेल डालकर उसको आरओसी के पास, सेबी के पास रजिस्टर्ड करवाना, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। यू नो बहुत पैसे लगते हैं ये सारे काम करने में, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और उसके बावजूद भी बेटा ऐसा होता है कि सेबी आरओसी जो है ना, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल देती है, कुछ ऐसी गलतियां निकाल देती है, जिसकी वजह से कंपनी अपना अच्छा खासा इश्यू लाने से बच जाती है, वंचित हो जाती है, बैरियर क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको पता है मालिक क्या होता है? यहां पर कंपनी बोलती है कि साहब यदि एक बार हमारा कोई प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो रहा है ना, तो हम लोग आरओसी और सेबी को बोल देंगे कि मालिक आप इस प्रोस्पेक्टस को संभाल के रखना, और हम लोग दोबारा इस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर और फ्यूचर में इशू लाएंगे, एफपीओ और लाएंगे। तो आपको पता है जो प्रोस्पेक्टस इन्होंने एक बार फाइल किया, उसके बेसिस पर जो भी इशू लाए, ये इनको इन्फॉर्म कर देते कि हम लोग और आएंगे। तो आपको पता है ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम लोग कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलते हैं लाला? ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम लोग शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलते हैं बेटा जी? इसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब सुनना यहां पर ध्यान से, शेल्फ प्रोस्पेक्टस बेसिकली इट इज यूज फॉर मल्टीपल इश्यूज, है ना। जब हमको मल्टीपल इशू लाने होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? यहां पर शेल्फ प्रोस्पेक्टस को यूज करते हैं। जब भी हमें मालिक मल्टीपल इशू लाने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? यहां पर शेल्फ प्रोस्पेक्टस को यूज करते हैं। लो भाई मैं रिपीट कर देता हूं ना, कोई इशू थोड़ी ना है, ये लो कोई कहीं से कहीं तक इशू नहीं है मालिक हमारे लिए, और हमारे पास में बहुत प्रॉपर तरीके हैं। लो भाई शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अंगद जी बेटा ध्यान से देखना इसको, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो लाइफ होती है बेटा वो कितनी होती है? 1 साल की होती है। क्यों इशू किया जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस? सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर मोर देन वन टाइम इन अ ईयर, मतलब आप एक ही साल में, है ना, एक ही साल में आप जब मल्टीपल टाइम इशू लाना चाहते हो तो आप उसके लिए किसको यूज करोगे? यहाँ पर शेल्फ प्रोस्पेक्टस को यूज करेंगे। तनु कपूर जी पूछ रहे हैं कि सर बैरियर कैसे खत्म होंगे? नालायक बैरियर खत्म होंगे वो प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल डालना, प्रोफेशनल फीस पे करना। एक प्रोस्पेक्टस को बनाने में 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो बेटा ये खर्चा बच जाएगा आपका, अप्रूवल रिक्वायरमेंट बच जाएगी, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बच जाएगी, तारीख पे तारीख बच जाएगी, सेबी में जाने आने का काम बच जाएगा, इतनी सारी चीजें बच रही है। और आप सेम प्रोस्पेक्टस पे क्या कर रहे हो? वहां पर मल्टीपल टाइम इशू ला रहे हो, मल्टीपल टाइम आप क्या कर रहे हो मालिक? वहां पर इशू ला रहे हो, ठीक है। मल्टीपल टाइम मालिक आप वहां पर क्या कर रहे हो? इशू ला रहे हो। तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम लोग कौन सा प्रोस्पेक्टस बोल देते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अभी सुनना पहले पूरा ध्यान से, ठीक है। टाइम लिमिट कितनी बेटा? 1 ईयर, है ना, ये स्पेसिफिक टाइम है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे फिर इन्होंने क्या बोला है? सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर मोर देन वंस इन अ ईयर। अच्छा इसकी वैलिडिटी कितनी हो गई? 1 साल तक की होती है। जिस दिन आपने पहला इशू लाया वहां से इसकी वैलिडिटी कितनी हो जाती है बेटा जी? 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की वैलिडिटी है इसकी, 1 ईयर की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है। बोले यस मालिक हमको ये बात समझ में आ गई। प्रायर अप्रूवल किसका लगेगा? सेबी का, ठीक है। सेबी परमिटेड टू कंपनी, ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय सेबी, है ना, एक्सेप्शन भी है इसके। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फाइलिंग विद आरओसी एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर,
जब भी कंपनी यहां पर अपना फर्स्ट ऑफर लाएगी और फर्स्ट ऑफर के टाइम पे इनको क्या करना पड़ेगा, आरओसी के पास में फाइल करना पड़ेगा। अब बेटा जी ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से कान खोल के सुनना। यदि मान लीजिए इन्होंने जो भी प्रोस्पेक्टस यहां पर फाइल किया था पहले इशू के टाइम, अब पहला इशू 6 महीने पहले आया था, 6 महीने के बाद ये दूसरा इशू ला रहे, मान लीजिए उसमें कुछ प्राइस चेंज कर रहे हैं या कोई एक दो चीजें चेंज हो गई है, तो बेटा जी उसकी इंफॉर्मेशन आपको अलग से देनी पड़ेगी। और उसकी इंफॉर्मेशन किस पे जाएगी आपको पता है? फॉर्म नंबर, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी, अरे मालिक पास टू फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और जो पास टू फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन दोगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आईएम। आईएम का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो आपको पता है फॉर सब्सिक्वेंट इशू शेल प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तब जाकर क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। लाले क्या बन जाएगा? ये नॉर्मल प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। क्या बन जाएगा लाले? ये नॉर्मल प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। ठीक है, हाँ पास टू फॉर्म फाइल करना पड़ेगा यदि कोई भी चेंजेस होंगे। तो मालिक इसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं पता है? शेल प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। जल्दी से मुझे आप हमारे स्टडी मटेरियल में बताओ बेटा जी कि ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस नाम की चीज कहां पर लिखी हुई है? ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस नाम की चीज कहां पर लिखी हुई है? और ये लो बेटा पेज नंबर 3.20 पे, पेज नंबर 3.20 पे आओ, शांति से अपने आप को एकदम फोकस करो। और बेटा फोकस करके जो मैंने आपको शेल प्रोस्पेक्टस के बारे में बात बताई है जरा उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। एंड जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, कि आप ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है ना? इस बार पेज मैंने ही बता दिया बेटा जी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने ही बता दिया पेज इस बार। बहुत ध्यान से पढ़ना, जो तुमने पढ़ा वो पूरा की पूरा यहां पर एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और और बेटा गूगल करना पड़ेगा मुझे भी, आप जो पूछ रहे हो वो। फुल ऑफ डिफिकल्टीज बोलते हैं बेटा जी, फुल ऑफ डिफिकल्टीज इसका मतलब ये होता है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। हाँ डिफिकल्टीज ही होता है उसका मतलब। हाँ मोबाइल मोबाइल फंड्स मतलब स्मॉल फंड होता है बेटा जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो तरुण जी, और आपका इंटरप्रिटेशन 100% करेक्ट है।
इसको कोई भी माइकल जय किशन डिनाई नहीं कर सकता। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। और ये जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट में बेटा जी यहां पर इन्होंने जो बोला है 1 month प्रायर टू इश्यू ऑफ अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर, इसका मतलब ये बेटा जी कि आपने जो भी चेंजेस किए उसके लिए पास टू फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। कितने समय में फाइल करना पड़ेगा आपको पता है? ये आपको फाइल करना पड़ेगा बेटा जी 1 month बिफोर इशू, 1 month बिफोर सब्सिक्वेंट इशू। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा 1 month बिफोर इशू। सर अगर चेंज के पहले का पैसा मिला और अगर चेंज के बाद इन्वेस्टर ने मना कर दिया तो 15 दिन के अंदर मनी वापस करना होगा। हाँ मालिक, यहां पर वही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जो हम लोगों ने चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज के केस में पढ़ा हुआ है। चेंजेस इन ऑब्जेक्ट क्लॉज के केस में पढ़ा हुआ है मालिक, यही प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल होगा। सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। बोले डन मालिक। यो मालिक, हमको एक बात समझ में आ जाती है। और नीचे एक एमसीक्यू भी है और बोले मालिक वो एमसीक्यू भी हम लोग यहां पर सॉल्व करने की पूरी तरीके से सरहृदय कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोई चेंज हुआ तो आपको PAS2 फॉर्म फाइल करना है, अदरवाइज PAS2 फॉर्म फाइल करने की देयर इज नो रिक्वायरमेंट मालिक, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी फिर वहां पर। 3.21 पे फर्स्ट पैरा पढ़ने की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पैरा पढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरा पढ़ने की बात कर रहे हैं यहां पर। मैंने बोला चलिए मालिक देखते हैं कि असल में ये फर्स्ट पैरा वेरा किस तरीके से चलने वाला है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। बेटा ये वही बात बोल रहा है जो बात हमारे प्रणव जोशी जी ने बोली है। आयुष सिंगल जी, आप एक काम करो ना, प्रणव जोशी जी का एक बार कंटेंट पढ़ के देखो, प्रणव जोशी जी ने क्या बोला है। एक बार सिर्फ वो कंटेंट पढ़ के देखो, एक बार सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट पढ़ के देखो। ठीक है, बोले ओके मालिक। चलो, आई होप ये वाला पर्टिकुलर डिस्कशन आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। और जब बेटा जी आपको ये वाला पर्टिकुलर डिस्कशन यहां पर समझ में आया है तो अब आपको शेल प्रोस्पेक्टस भी समझ में आया होगा। फटाफट से बोलो, क्या शेल प्रोस्पेक्टस आपको समझ में आया? यदि कोई भी हमसे पूछे कि शेल प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, कोई भी हमसे पूछे कि शेल प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, तो क्या आज के बाद आप उसको बता पाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस? बोले जी मालिक हम बता देंगे।
सच्ची सच्ची बोलना, क्या आप बता पाओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस? बोले यस मालिक, बिल्कुल बता पाएंगे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, हम उनको बिल्कुल पूरी तरीके से तन मन और धन से बता देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। चलो आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे की बात करके जब आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके का और क्या डिस्कशन करेगा यहां पर सुनने की कोशिश करना। अब मैं आपको बताता हूं मालिक, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। मैं आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बताने की कोशिश करता हूं। बोले मालिक, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम सुनकर तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मान लो कहीं कोई रेड वेट पड़ गई होगी और उससे रिलेटेड यहां पर प्रोस्पेक्टस में कुछ बातें होगी है ना, कहीं पर कुछ रेड वगैरह पड़ गई होगी मालिक, और उसी से रिलेटेड यहां पर कुछ बातें हो रही होगी, तो उसको हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग यहां पर बोल देते हैं मालिक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। उसको हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब देखना है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है विद्योदय एजुकेशन लिमिटेड। अभी मैंने यहां से प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हटा दिया है ना, मैंने इस कंपनी का नाम कर दिया बेटा जी विद्योदय एजुकेशन लिमिटेड। मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है बेटा जी, और आपको पता है ये अपना इशू लाना चाहती है, ये अपना इशू लाना चाहती है। ठीक है भूमिका जी, अब जब ये अपना इशू लाना चाह रही थी तो उसको दो प्रॉब्लम थे कि हम इशू का साइज क्या रखें और इशू का प्राइस क्या रखें। इन दोनों चीजों में इन दोनों चीजों में इन दोनों चीजों में मालिक यहां पर इनको कंफ्यूजन था कि हम लोग साइज क्या रखें और प्राइस क्या रखें, है ना, साइज क्या रखें और प्राइस क्या रखें, इन दोनों में इनको कंफ्यूजन था। ठीक है, तो चलो रही बात साइज की, तो साइज तो बोले हम लोग डिसाइड कर लेंगे, विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। मतलब कितने करोड़ रुपए का इशू लाना है, कैसे इशू लाना है, क्या करना है, इसको लेकर ना देवर गेटिंग वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। ये बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर में हम लोग क्या करें, है ना, ये इसको लेकर बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर में हम लोग क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो ये बड़े कंफ्यूज थे। तो इन्होंने बोला चलो साइज तो अपन लोग डिसाइड कर लेंगे कितने रुपए का लाना है, लेकिन प्राइस क्या रखे। इन्होंने बोला कि यदि 100 रुपए का प्राइस रख देंगे मालिक तो हो सकता है ये बहुत कम हो जाएगा, और यदि 120 का रखेंगे बेटा जी तो ऐसा हो सकता है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा बेटा जी, इनको ऐसा लग रहा था, है ना। यदि 100 रुपए का प्राइस रख देंगे बेटा तो ये बहुत कम हो जाएगा, मतलब लोग यहां पर बहुत ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देंगे और ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, और कंपनी यहां पर ज्यादा पैसा वसूल कर सकती थी, लेकिन चूंकि कंपनी नहीं कर पाई तो बोले इसका ना कंपनी को बहुत ज्यादा मलाल होगा। पर बहरहाल बिना मार्केट भापे यदि इन्होंने अपनी प्राइस बेटा 120 रुपए रख दी, और लोगों ने बोला कि नहीं भाई 120 रुपए में तो ये बहुत महंगा है, हमको बिल्कुल नहीं पुरता 120 में, बिल्कुल नहीं पुरता 120 में, ठीक है, बिल्कुल नहीं पुरता मालिक हमको 120 में। तो बेटा जी आपको पता है ये लोग यहां पर क्या करेंगे, ये लोग यहां पर ना इन्वेस्टर लोग कंपनी में पैसा ही नहीं लगाएंगे, और कंपनी का जो इशू है, कंपनी का इशू पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पर फ्लॉप हो जाएगा। कंपनी का इशू जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपको पता है, फ्लॉप हो जाएगा। तो कंपनी इस रिस्क से बचने के लिए, है ना, कंपनी इस रिस्क से बचने के लिए, है ना, बहुत ध्यान से देखना बेटा जी, कंपनी इस रिस्क से बचने के लिए आपको पता है क्या करती है, एक प्राइस बैंड बनाती है। कंपनी क्या करती है बेटा जी, एक प्राइस बैंड बनाती है, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनना, एकदम लॉजिकल और साइंटिफिक तरीका मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, एकदम ही लॉजिकल और एकदम ही साइंटिफिक तरीका मैं आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, बट आई वांट 100% फोकस ऑफ यू। मुझे आपका यहां पर फोकस चाहिए, मुझे आपका यहां पर फोकस चाहिए, और जब तक आपका फोकस नहीं होगा तब तक मैं यहां पर नहीं कर सकता हूं, ठीक है, मैं तब तक यहां पर नहीं कर सकता हूं बेटा जी, ठीक है। बोले ओके मालिक, डन है। चलो फटाफट से देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहा है, यहां पर ध्यान से देखना। सर यहां पर इन्होंने क्या किया, एक बैंड बना दिया, एक प्राइस बैंड बना दिया।
कैसा प्राइस बैंड बनाया पता है? 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक का। ये जो 100 रुपए वाली प्राइस है ना, इसको नाम दे दिया बेटा फ्लोर प्राइस। और जो 120 रुपए वाली प्राइस थी ना बेटा जी, इसको नाम दे दिया इन्होंने कैप प्राइस। क्या नाम दे दिया इसको इन्होंने? कैप प्राइस का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया बेटा जी? अगेन आई एम रिपीटिंग ओवर हियर, द नेम इज गिवन कैप प्राइस। ठीक है, तो आपको पता है ये जो फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच का जो गैप होता है, इसको बोला जाता है बेटा जी प्राइस बैंड। क्या बोला जाता है इसको? प्राइस बैंड बोला जाता है। इट इज अ प्राइस बैंड। किसके नाम से जानते हैं इसको? प्राइस बैंड के नाम से जानते हैं। जो फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच का गैप होता है, उसको हम लोग यहां पर प्राइस बैंड बोलते हैं। बोले यस मालिक, हमको यहां पर बात समझ में आ रही है कि इट इज नोन एज प्राइस बैंड। और प्राइस बैंड का मतलब क्या? बोले फ्लोर प्राइस मतलब छोटी प्राइस और कैप प्राइस मतलब बड़ी प्राइस। तो जो छोटी प्राइस और बड़ी प्राइस के बीच का जो गैप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस बैंड बोलते हैं। अब क्या होगा पता है? लोगों को ना जब भी वो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं। कैसे अलग अलग ऑप्शन? बोले 100 रुपए, 105 रुपए, 110 रुपए, 115 रुपए और 120 रुपए। बोले आप किस प्राइस पे अप्लाई करना चाहोगे? ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट में घुस जाऊंगा मैं इधर से ही एक कॉन्सेप्ट में, खतरनाक वाले कॉन्सेप्ट में घुस जाऊंगा, खतरनाक वाले कॉन्सेप्ट में एंट्री ले लूंगा मैं इधर से ही। ठीक है, तो यहां पर लोगों को ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप डिसाइड करो आप किस प्राइस पे लगाना चाहेंगे। आपको पता है बेटा जी, हमारे इंडिया में जो अच्छे आईपीओ आते हैं, है ना, जो भी अच्छी चीज आती है बेटा, लोग उस पे जो होते हैं ना, वो फुल प्राइस पे घुसते हैं। फुल प्राइस का मतलब क्या होता है पता है? जो उसका कट ऑफ प्राइस होता है 120 रुपए, उस पे घुस जाते हैं। क्यों उस पे घुसते पता है? उन्हें डर लगता है कहीं उन्हें ये ऑफर नहीं मिला तो बेटा उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारे इंडियंस को ना फोमो होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का फोमो होता है। तो आपको पता है बेटा जी, वो उस फोमो के चक्कर में क्या करते हैं पता है? फुल प्राइस पे लगा देते हैं। चलो यदि मान लीजिए, हाँ मान लीजिए यार, मान लीजिए कि यदि इनको लगता है कि नहीं यार 120 रुपए महंगा है, तो कुछ लोग 100 पे लगाएंगे, कुछ लोग 105 पे लगाएंगे, कुछ लोग 110 पे लगाएंगे, कुछ लोग 115 पे लगाएंगे, कुछ लोग 120 पे लगाएंगे। अब क्या होगा पता है? एक दिन कंपनी का जो ऑफर है ना, वो क्लोज हो जाएगा। एक दिन कंपनी का जो इशू है, वो इशू क्या हो जाएगा बेटा जी? यहां पर क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत आराम और इत्मीनान से मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। मुझे किसी भी चीज की कोई भी जल्दी नहीं है, मैं बहुत इत्मीनान से आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। बस आप मेरी सारी बातों को कंसिडर करते हुए चलना। तो बेटा जी यहां पर क्या होता है आपको पता है? यहां पर ये लोग अपने जो इन्वेस्टर लोग होते हैं, कोई 100 पे लगाता है, कोई 105 पे लगाता है, कोई 110 पे लगाता है, कोई 115 पे लगाता है और कोई 120 पे लगाता है। ठीक है, कोई 120 पे लगाता है। ठीक है, आपको पता है अब जिस दिन कंपनी का इशू क्लोज हो गया, जिस दिन कंपनी का इशू क्लोज हो गया, बेटा जी कंपनी क्या करती है पता है? उसके बाद ना एक प्रोसीजर फॉलो करती है। उस प्रोसीजर को लॉ की लैंग्वेज में बोला जाता है बुक बिल्डिंग रूट। क्या बोला जाता है बेटा जी उस प्रोसीजर को? उस प्रोसीजर को लॉ की लैंग्वेज में बोला जाता है मालिक बुक बिल्डिंग रूट, है ना, बुक बिल्डिंग रूट बोला जाता है। और बुक बिल्डिंग रूट का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। बुक क्लोज होने के बाद एसी वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड आउट दैट वैल्यू जिससे कि कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो आपको पता है कंपनी अब क्या करेगी? इशू क्लोज होने के बाद देखेगी कि यार क्या 100 रुपए के प्राइस पे इशू करे क्या? कंपनी बोलेगी अरे नहीं नहीं, अभी तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो 100 की प्राइस पे इशू नहीं करना, हम लोग ज्यादा प्राइस भी ले सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इशू शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन द प्राइस ऑफ 100। व्हाई? बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्या 105 पे इशू करे क्या? बोले नहीं। फिर बोले क्या 110 पे इशू करे क्या? अरे बोले नहीं, जरूरत नहीं है, और नीचे आओ 115। हाँ यार, बोले 115 और 120 के बीच में हमें कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ेगा मालिक? इसको इशू करना पड़ेगा। 115 से लेकर 120 के बीच में कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा मालिक? इसको इशू करना पड़ेगा। 115 से लेकर 120 के बीच में हमें कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ेगा मालिक? इसको इशू करना पड़ेगा। तो जब ये बोल रहे हैं कि 115 से लेकर 120 के बीच में कहीं ना कहीं इशू करना पड़ेगा, तो आपको पता है इन्होंने ऐसी वैल्यू ढूंढ के निकाली जिससे कि इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? बुक बिल्डिंग रूट का नाम दे देंगे। और आपको पता है मेन इशू आने से कम 3 दिन पहले, मेन इशू आने से कम 3 दिन पहले बेटा जी यहां पर क्या करेगी पता है? कंपनी जो है ना वो इन्फॉर्म करेगी। कंपनी जो है ना वो इन्फॉर्म करेगी, किसको इन्फॉर्म करेगी? सेबी और आरओसी को। और वो बोलेगी कि हमारे द्वारा फाइंड आउट की गई प्राइस ये है। तो आपको पता है इस तरीके का ये जो प्रोस्पेक्टस है,
जब तक प्राइस और साइज फिक्स नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। और जैसे ही बुक बिल्डिंग रूट के थ्रू जब प्राइस और साइज दोनों फिक्स कर दिया जाता है तब ये मेन प्रोस्पेक्टस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये बेटा मेन प्रोस्पेक्टस में कन्वर्ट हो जाता है तब यहां पर इशू ओपन किया जाता है और ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम लोग कौन सा प्रोस्पेक्टस बोल देते हैं? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, आज का बेटा ये एक लास्ट डिस्कशन है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना। मैंने आपको पूरी शिद्दत से ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ाने की कोशिश करी है। जस्ट गो थ्रू, एक बार आप इसको गो थ्रू करो, शांति से पढ़ना, ऐसे पढ़ना इट इज लाइक नेवर बिफोर, है ना। आपने ये कभी नहीं पढ़ा है या आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बेटा जी, इस शिद्दत से एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ो। ठीक है, एक बार इस शिद्दत से कॉन्सेप्ट को पढ़ो एंड बिलीव मी आपको ये बात समझ में आ जाएगी ये बोलना क्या चाह रहा है। मतलब कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस की जगह प्राइस बैंड होगा। अरे बिल्कुल, अभी अंशुल जी देखो, मैं आपको एक आध आईपीओ भी ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या चलता है वो आईपीओ वो भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा मैं। हाँ, पहले इशू क्लोज होगा बेटा जी, उसके बाद प्राइस फाइनल की जाती है। मतलब कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस की, हाँ वही होगा बेटा। चलो, मुझे काफी सारे बच्चों ने यहां पर बोल दिया है मालिक इट इज डन। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वोस्पेक्टस भी समझ में आ गया? और ये जो बुक बिल्डिंग रूट है, ये बुक बिल्डिंग रूट भी समझ में आ गया आपको? क्यों भाई, तुम लोग इतने होशियार हो गए क्या? बोले यस मालिक, हम इतने होशियार हो गए और हमको यहाँ पर बुक बिल्डिंग रूट भी समझ में आ गया, हमको यहाँ पर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी समझ में आ गया और हमको यहाँ पर शेल प्रोस्पेक्टस भी समझ में आ गया है। बोले बस मालिक, यही जीवन की रीत है,
आप इस तरीके से चलते जाओ, फिर आप हमारी प्रीत देखना। मैंने बोला ओके मालिक, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का आपका शेड्यूल क्या रहेगा वो मैं बोल देता हूं एक बार, प्रतीक सर या किसी और फैकल्टी को वो एक बार ग्रुप में अपडेट कर देंगे बेटा जी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड। आपको आज मैंने जितना पढ़ाया है आप एक बार उतना पढ़ लेना, और चैप्टर नंबर 3 को भी प्रीवियस चैप्टर जैसे साथ साथ में पढ़ना। इट विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस, आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।